गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। और आज हम बात करेंगे जेनेटिक्स या आनुवंशिकता की। आनुवंशिकी किसे कहते हैं? आनुवंशिकी को समझने के लिए उसके पहले एक वर्ड को समझना बहुत ही आवश्यक है। किसे? हेरिडिटी या वंशानुगति। व्हाट इज ए हेरिडिटी? वंशानुगति किसे कहते हैं? लक्षणों का, किसी भी प्रकार का लक्षण हो, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है? वंशानुगति। भाई हमारे वंशों से चला आ रहा है, कुछ तो आ रहा होगा चला हुआ, वंशों से मतलब पूर्वजों से ही चला हुआ आ रहा है, वही लक्षणों का आगे दर आगे बढ़ना क्या कहलाता है? वंशानुगति। जिसके बारे में सैमपसन ने बताया था। सर्वप्रथम सैमपसन ने वंशानुगति के बारे में बताया था। और वंशानुगति का अध्ययन, स्टडी ऑफ हेरिडिटी, ही क्या कहलाता है? आनुवंशिकी। आनुवंशिकी क्या है? एक शाखा है जीव विज्ञान की, जिसमें क्या करते हैं? वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? जेनेटिक्स कहलाती है। जेनेटिक्स के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? बेटसन या वॉटसन ने बताया। और फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? ग्रेगर जोहन मेंडल को कहते हैं। ठीक है, ग्रेगर जोहन मेंडल की बात करते हैं। ग्रेगर जोहन मेंडल ने जेनेटिक्स शब्द तो नहीं दिया था, पर आनुवंशिकता के बारे में सर्वप्रथम इन्होंने ही प्रयोग किए थे। इन्होंने प्रैक्टिकल करके रिजल्ट बताए थे कि ऐसे ऐसे होता है। शब्द तो इन्होंने दिया था, इसका शब्द इन्होंने दिया था। ठीक है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कहाँ पर हुआ? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ। पैसे से मतलब काम क्या करते थे ये? पैसे से क्या थे? पादरी थे। प्रयोग किस पर किया इन्होंने? ये सबको पता है। मटर पर किया, पर मटर कौन सी थी? उद्यान मटर या मीठी मटर। ठीक है, उद्यान मटर या मीठी मटर, फीकी मटर भी आती है। उद्यान मटर या मीठी मटर पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रयोग किए। और उद्यान मटर का साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सेटाइवम। रट लेना इसको, पाइसम सेटाइवम। और देखो, आज मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स इसे कहते हैं। आज के टाइम पर जेनेटिक्स का फादर या आधुनिक आनुवंशिकता के पिता किसे कहते हैं? जोहानसन को कहा जाता है। तो आइए हम पहले बात करते हैं आनुवंशिक रोगों में। पहली बात करते हैं हीमोफीलिया की। हीमोफीलिया, हीमो शब्द लेते हैं हम किसके लिए? रक्त के लिए। ठीक है, तो देखिए हीमोफीलिया को क्या क्या नाम से बोलते हैं? हीमोफीलिया को शाही रोग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? रॉयल डिजीज, रॉयल और शाही रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रानी विक्टोरिया, इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया के वंश में सर्वप्रथम पाया गया, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? शाही रोग कहते हैं। और इसको ही क्रिसमस रोग भी कहा जाता है। नाम याद रखना। देखिए, इस रोग में क्या होता है? रोग में रोगी में रक्त का थक्का नहीं बनता है, और इसके लक्षण केवल मेल में ही दिखाई देते हैं, मतलब नर में ही इसके लक्षण दिखाई देते हैं। मादा क्या होती है? वाहक होती, लक्षण दिखाई नहीं देते, केवल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बीमारी को पहुंचा देती है। ठीक है, मादा में लक्षण दिखाई ही नहीं देते। तो देखिए, रोगी में जैसे किसी व्यक्ति में हीमोफीलिया की बीमारी है, किसी व्यक्ति में हीमोफीलिया की बीमारी है, तो उसमें क्या होगा? थोड़ा सा कट लगने पर उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का नहीं जमता है तो उसमें क्या है? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, तो रक्त का बहाव अधिक हो जाएगा। तो रक्त की कमी से क्या हो जाता है? उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। देखिए, हीमोफीलिया रोग एक्स सहलग्न रोग है, मतलब नर में पाए जाने वाले XY और मादा में पाए जाने वाले XX। तो ये किस पर जुड़ा रहेगा? एक्स वाले गुणसूत्र पर ही जुड़ा रहता है, मतलब एक्स के साथ ही लग्न मतलब जुड़ा रहता है। ठीक है, ये नर तो प्रभावित होता है, मतलब इसमें नर में तो लक्षण दिखाई देंगे, बीमार होगा, मतलब उसमें रक्त का थक्का नहीं जमेगा। परंतु मादा केवल वाहक होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को पहुंचाती है। कौन से रोग के? हीमोफीलिया के रोग को। ये चार्ट याद रख लेना आप। सामान्य नर के लिए गुणसूत्र, जननी गुणसूत्र XY, रोगी नर के लिए XH, Y गुणसूत्र। H का मतलब हीमोफीलिया, X से अलग। अगर X गुणसूत्र पर H लिखा हुआ है, मतलब उसके हीमोफीलिया बीमारी हो चुकी है। सामान्य मादा के XX, और वाहक मादा जिसमें लक्षण दिख नहीं रहे, मगर ये क्या कर रही है? लक्षणों को लेके जा रही है किसके? हीमोफीलिया, XH, XH। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन देता है यदि सामान्य नर का विवाह, तो नर के लिए यहाँ पर चार्ट में यहाँ पर लिखेंगे क्या? सामान्य नर क्या है? सामान्य, तो सामान्य नर के लिए X और Y का विवाह वाहक मादा से, वाहक मादा का देखिए, वाहक मादा का XH
और X, ठीक है, इनका क्रॉस करवाएंगे तो XH और X क्या होगा, XH और X, यहाँ पर XH और Y, यहाँ पर X और X, ऊपर नीचे वालों को दोनों को लेके आइए, यहाँ पर X और Y। तो देखिए क्या पूछ रहा है, वाहक मादा से कराने पर रोगी संतानों की प्रतिशतता। रोगी संतान, रोगी कौन होता है, केवल मेल में होता है, तो जिसके साथ Y गुणसूत्र होगा वही क्या होगा, रोगी होगा। ये सामान्य नर। देखिए एक तो आ रहा है XH X आ रहा है XHY XY, तो ये हुआ सामान्य मादा, ये हुआ सामान्य नर, ये हुआ वाहक, ये हुआ रोगी नर, और ये हुआ वाहक मादा। केवल किसकी बात पूछी आपसे, केवल रोगी की पूछी है, तो 4 में से 1 रोगी है, मतलब 4 में से 1 रोगी है, मतलब 100 में से कितना प्रतिशत, 25%। तो आंसर क्या आएगा, परसेंटेज में पूछो तो 25%। संतानों की कुल संख्या में से कितना, 25% रोगी होने की संभावना है, और 4 में से 1 बच्चा रोगी पैदा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम, आगे बात करते हैं हम, आगे किसकी बात करते हैं, सेकेंड रोग, कलर ब्लाइंडनेस। कलर मतलब रंग, ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन। ठीक है, रंगों के लिए आदमी अंधा हो जाता है, मतलब वर्णांधता इसका दूसरा नाम है, हिंदी में कहते हैं। और इसमें क्या होता है, रोगी रंगों में विभेदन नहीं कर पाता है, रंगों में विभेदन नहीं कर पाता है, जैसे कि वो रंग लाल है या पीला या काला, इस बीमारी क्या कहते हैं, वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। ये बीमारी भी क्या है, एक संलग्न रोग है, एक संलग्न है। ठीक है, हीमोफीलिया की तरह एक संलग्न है, और इसमें मेल प्रभावित होता है, मतलब मेल में तो ये बीमारी के लक्षण दिखेंगे, और फीमेल क्या होती है, वाहक, सेम हीमोफीलिया की तरह, सेम टू सेम। ठीक है, देखो XY होगा तो सामान्य नर, XCY होगा तो कौन सा होगा, रोगी नर, XX होगा तो सामान्य मादा, और XCX होगा तो वाहक मादा। आई बात समझ में, ये चार्ट से अपन क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन दे दिया आपको या न्यूमेरिकल आ गया अगर ऑप्शन वाला, कि वाहक मादा का विवाह सामान्य नर से कराने पर बच्चों में रोगी होने की प्रतिशतता बताइए। तो देखो वाहक मादा के लिए ये चार्ट बनाना सिखाया था क्या आपको, वाहक मादा के लिए देखो क्या है, XCX। ठीक है, और सामान्य नर के लिए X और Y। तो देखो आंसर क्या आएगा, XCX XCY XX और XY। तो देखो रोगी नर तो ये वाला है XCY, रोगी नर की संभावना कितनी, 4 में से 1 है, तो कितनी हुई संभावना, 25% या 1 अनुपात 4 में से 1। आगे बात समझ में, आगे बात करते हैं हम सिकल सेल एनीमिया। इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया कहीं पर भी आए, एनीमिया का मतलब क्या होता है, रक्त में कमी। क्या होता है, रक्त में कमी। और सिक्कल क्या होता है, सिक्कल हंसियाकार संरचना होती है, हंसियाकार संरचना देखी होगी आपने, जो खेतों में किसी घास फूस को काटने में काम आती है, इस आकार की, नीचे तो पकड़ने का रहता है और इस तरीके से काटने की चीज रहती है। ठीक है, हंसियाकार रहती है। सिकल सेल एनीमिया, ये इसका हिंदी नाम, इंग्लिश नाम सबकी ये, इसके अलावा इसका दूसरा नाम नहीं है। या हंसियाकार रोग भी बोल सकते हो, हंसियाकार रोग। देखो रक्त में उपस्थित आरबीसी का आकार सामान्य तो गोलाकार होता है, जिससे कि वो ऑक्सीजन को वहन कर सके, क्या कर सकते, ऑक्सीजन का परिवहन कर सके। मगर इसमें क्या होता है, हंसियाकार में आरबीसी का आकार, सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है,
हंसियाकार हो जाता है, जिससे कि वो ऑक्सीजन को बहुत ही कम जोड़ पाता है। इससे क्या होता है, आरबीसी की संख्या में कमी हो जाती है और इसे क्या कहते हैं, रक्त में कमी, सिकल सेल एनीमिया। मतलब लक्षण तो यही है आरबीसी का, हंसियाकार होना। हंसियाकार होता है तो ऑक्सीजन, शरीर में ऑक्सीजन की कमी बनी रहती है, इसलिए इसको कह सकते हैं कि रक्त में भी कमी होती है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं फोर्थ नंबर पर अपन देखो सिंड्रोम्स को देखेंगे। सिंड्रोम्स ऐसे जो गुणसूत्रों में 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्रों में से मतलब 23 जोड़े, और 23 जोड़ों में से किसी भी जोड़े में या तो गुणसूत्र की वृद्धि होगी या गुणसूत्र की कमी होगी, क्या कहलाते हैं, सिंड्रोम कहलाते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, आनुवांशिक सिंड्रोम कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। उनमें से पहला देखते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, सामान्य मादा, इसमें कौन प्रभावित होता है, मादा, मतलब फीमेल में लक्षण दिखाई देते हैं। ये एक गुणसूत्र की कमी होती है। इसमें क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में एक्स गुणसूत्र की कमी होती है, जैसे कि 44 तो कायिक गुणसूत्र और 2 जननिक गुणसूत्र थे एक्स एक्स। ठीक है, तो एक्स एक्स थे, लेडीज की बात कर रहे हैं, फीमेल की, तो एक्स एक्स में से एक एक्स की कमी हो जाती है, मतलब वहां पर शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है। तो टोटल गुणसूत्र कितने हो गए इसके पास, 45। ठीक है, और अब एक्स गुणसूत्र, एक्स एक्स का मतलब है वो अपनी फीमेल होने के लक्षणों को बता रहा है या दिखा रहा है। तो इसमें क्या होगा भाई, फीमेल होने के लक्षणों में क्या हो जाएगी, कमी। तो मादा में नर के लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे कि दाढ़ी मूंछ का आ जाना, मोटी आवाज हो जाना, ठीक है, बालों का कम होना। ये क्या किसके लक्षण है, टर्नर सिंड्रोम के। मतलब उसमें मादा में जो मादा होने के लक्षण दर्शाते था वो गुणसूत्र एक कम हो गया। आगे बात समझ में, एक कम हो गया तो उसकी जगह कुछ नए मतलब मेल के लक्षण दिखाई देंगे, और इसे क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। आगे बात करते हैं सिंड्रोम में बी वाला, क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम। ठीक है, क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम, क्लाइन कैसे, ये याद रखना आप, किन्नर। ठीक है, किन्नर देखो, इसमें पहली बात तो मेल प्रभावित होता है, ऐसा सिंड्रोम जिसमें मेल प्रभावित होता है, और इसमें क्या होता है, एक गुणसूत्र में वृद्धि हो जाती है। देखो मेल में 44 तो कायिक गुणसूत्र और एक्स और वाई तो क्या होते हैं, जननी गुणसूत्र। इनके अलावा एक एक्स में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो एक्स में ज्यादा वृद्धि होगी, मतलब फीमेल के गुणसूत्र में वृद्धि हुई है तो फीमेल के लक्षण दिखेंगे ही दिखेंगे। तो कुल गुणसूत्र कितने हो गए, 44 + 3 47। और इसमें लक्षण किसके, मेल में, नर में मादा के लक्षण दिखते हैं। मतलब तीखी आवाज हो जाना, सिर के बालों में वृद्धि, दाढ़ी मूंछ कम हो जाना, और अन्य बहुत सारे लक्षण हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम पटव सिंड्रोम की। पटव सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, एक सिंड्रोम क्या हो जाता है, पट जाता है, ट्राइसोमी हो जाती है। किसमें, 13वें गुणसूत्र में। मतलब जो 23 जोड़ी, अपने 23 जोड़ी में से जो 13 नंबर पर आ रहा है ऊपर से, उसमें क्या हो जाता है, ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब पट जाता है, मतलब वो 1 से 2 से क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। 2 से कट के पट के क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, पटव सिंड्रोम नाम है। इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र में वृद्धि हो जाती है। कुल गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, अगर एक में वृद्धि हो गई तो 46 तो पहले के थे, और एक और बढ़ गया तो कितने हो गए, 47। ठीक है, लक्षण देखो इसके। इसमें क्या होता है, ऊपरी होठों में दरार या फटा हुआ होता है। ठीक है, ऊपरी होठ हमेशा फटे हुए होंगे या उनमें दरार पैदा हो जाती है। ये एक प्रकार का आनुवंशिक सिंड्रोम है, इसलिए इसको इसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है, डाउन सिंड्रोम देखो, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21वें जोड़ी गुणसूत्र में भी ट्राइसोमी हो जाती है। यहाँ पर भी ट्राइसोमी हो रही है, यहाँ पर भी ट्राइसोमी। क्वेश्चन क्या पूछता है, पटव सिंड्रोम में कौन से जोड़ी गुणसूत्र पर ट्राइसोमी होती है, 13वें पर, और डाउन सिंड्रोम में कौन से पर होती है, 21वें जोड़ी गुणसूत्र पर ट्राइसोमी होती है। तो कुल गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, इसमें भी 47 हो जाएंगे। और लक्षण देखो इसमें, और ये ऐसे व्यक्ति देखे भी होंगे, मंद बुद्धि होना, लार का मुंह से बाहर निकलना, सारे दिन मुंह से बाहर लार रहती है, नाक व चेहरा चपटा होना। ठीक है, मंगोलियन टाइप के लोग देखे होंगे, सर्च कर लीजिए। ठीक है, मंगोलिज्म, इसे क्या कहते हैं, मंगोलिज्म डिजीज भी कहते हैं, या मंगोलिज्म रोग भी कहा जाता है।
साउथ अफ्रीका का कोई देश होगा, कोई सिटी जिसमें पाए जाने वाले लोगों की तरह क्या हो जाता है, शकल सूरत हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, मंगोलिज्म रोग कहते हैं। और आगे देखते हैं 5th नंबर पर थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है, इसमें एक ही बात लिखनी है केवल, थैलेसीमिया आनुवंशिक रोग में HB मतलब हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होता है, निर्माण ही नहीं होता है। ठीक है, आगे बात करते और लास्ट में बात करते हैं डायबिटीज की। डायबिटीज नाम सुनते ही समझ में आ गया आपको डायबिटीज क्या होता है। एक तो डायबिटीज होता है जो आप ज्यादा शुगर खाते हो तो प्रॉपर आप में होगा, और एक डायबिटीज मेलेटमस रोग होता है जो आनुवंशिक होता है, मतलब आप शुगर खाओ, कम खाओ चाहे ज्यादा खाओ, आपको डायबिटीज के लक्षण दिखाई देंगे। वही आनुवंशिक रोग क्या है, मधुमेह रोग या डायबिटीज मेलेटस कहलाता है। आगे बात समझ में, डायबिटीज मेलेटस में देखो इसे ही मधुमेह रोग भी कहते हैं। और देखो अपने शरीर में अग्नाशय कहाँ पाया जाता है, शरीर में पाया जाता है, शरीर के पाचन तंत्र में कार्य करता है। तो अग्नाशय जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, देखो उन्हें उनकी अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीप की कोशिकाएं 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, अल्फा, बीटा और डेल्टा कोशिकाओं से। इनमें से बीटा कोशिका से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे क्या कहते हैं, इंसुलिन हार्मोन। आगे बात समझ में, अग्नाशय पाचन ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि भी कही जाती है, मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, जो एक तो बहिस्त्राव करती है, किसका करती है, बहिस्त्राव अग्नाशय रस का, और अंतःस्त्राव करती है इंसुलिन हार्मोन का। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन क्या कार्य करता है, रक्त में उपस्थित ग्लूकोज जो सरल कार्बोहाइड्रेट है, रक्त में उपस्थित ग्लूकोज को किसमें संचित करती है, ग्लाइकोजन में, जंतुओं में संचित करती है। ठीक है ना, संचित करती है मतलब ग्लूकोज के 2, 4, 5, 8, 10 पैकेट मिला के एक जगह पटक देगी, फिर वो जब एनर्जी चाहिए तो उस पैकेट्स को तोड़कर, ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ठीक है ना, अगर ग्लूकोज इसमें चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी, ज्यादा बढ़ जाएगी, उसे क्या कहते हैं, मधुमेह रोग कहा जाता है। मतलब इंसुलिन कार्य नहीं करेगा तो ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ जाएगी और इसे क्या कहते हैं, मधुमेह बीमारी कहा जाता है या डायबिटीज मेलेटस कहा जाता है। देखो इसमें क्या होता है, यदि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए तो उसे डायबिटीज कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसका इलाज क्या है, इसका इलाज यही है, इंसुलिन को बुलाओ, मतलब इंसुलिन का टीका लगाओ, बाहर से इंसुलिन का टीका लगाया जाता है। और इंसुलिन के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, बीटिंग और बेस्ट ने की थी। ठीक है, और स्टार लगा के, 5 स्टार लगा के लिख देना। प्रथम बनाया गया इंसुलिन का नाम क्या है, प्रथम बनाए गए इंसुलिन का नाम है ह्यूमिलिन। ठीक है, ह्यूमिलिन इन्होंने करा था, ह्यूमिलिन की खोज भी। और इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है, इंसुलिन में जिंक धातु, Zn धातु पाई जाती है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और आगे जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।